नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन एंड अगेन दोबारा से हिस्टोरियन शिरीष जी हमारे साथ हैं। शिरीष जावे जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से जुड़ने के लिए Dave. सर। Yeah. My name is Shirish Dhawan. Thank you, Sumit ji. आपने मुझे आमंत्रित किया. I am very glad to find that you are inviting me. Now, once again, I will say Ram Ram to all viewers and say Ram Ram to all Lutyens, gangs and pro-Lutyens also. सर हम तो Because लुटियंस को by हम तो लुटियंस को जय श्री राम बोलते हैं सर, उसी में उनकी लंका डूब जाती है। yeah, that is correct. But I wanted to tell that see, Ram is so much linked with us that when we are meeting somebody, we will say Ram 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 Ram. When we depart, we will say Ram 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 Ram. When we pass through, we say Oh Chaturbai Ram Ram. So Yes, this is how Ram is linked in our life. So this is the way. And I say Ram Ram to Lutyan gang leader. So Lutyan, why I use Lutyan? Because Lutyan means loot. Yeah, it actually real meaning is different, but see that reminds us that this is the party who is looting. So we have to select loot us, and other is lotus, lotus and loot us. yes This is the we have got two options. So सर, now इसलिए इसलिए मैं भी बोलता हूं कि जो कांग्रेस है उसका पहला वर्ड ही कौन से शुरू होता है, तभी वो सबको बेवकूफ बनाते हैं। yeah, तो सर लास्ट टाइम आप जब आपके साथ बात कर रहे थे तो आपने जी जवाहरलाल नेहरू का बताया कि कितने महान थे, कितने इमोरल थे, कितने yeah, इनकॉम्पिटेंट थे, कितने गद्दार yeah, थे। ये सारी चीजें आपने विद एग्जांपल्स को बड़े ही लंबे तरीके से आपने समझाया। लेकिन लास्ट हाँ जी, टाइम आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आपने टच नहीं किया, वो yeah, था जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा स्कैंडल अपने टाइम का। वो था जीप स्कैंडल। आपको याद है जीप स्कैंडल हुआ था और ये बेशर्म आदमी उसे कैसे छुपा रहा था। ये व्हाट इज दैट जीप स्कैंडल सर, ये भी बताइए। see, our defense want that is the army wanted some jeeps. That is, I think, in the सर honor of हिंदी में कर 2000. सकते हैं, सॉरी सॉरी हिंदी में कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग Yeah, I forgot. Hmm? Anyway, ये जीप स्कैंडल है वो एक्चुअली क्या था कि आर्मी को रिक्वायरमेंट थी 2000 3000 जीप, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट देयर वाज a demand from army that we want jeeps. Now tender was floated. Now it is a very strange thing. A tenders have two types of conditions: general condition and special conditions. Further, any tender has also a qualification that any party who is entering in tendering, he should qualify for the tender. That is सर some हिंदी requirement. Yeah. Oh, sorry. तो उसके लिए कंडीशन होती है, क्वालिफाइंग कंडीशन होती है, और टेंडर में कुछ रूल होते हैं स्पेशल और स्पेसिफिक स्पेसिफाई करना है कि हमें कौन कौन सी आइटम चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन। जैसे कि दीवार बनानी है तो हमें क्या सीमेंट में रेती में क्या क्या प्रोपोर्शन चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। वैसे भी कुछ भी आप टेक्निकल आइटम खरीदो तो उसका स्पेशल
कंडीशन होती है कि जी ये जो चीज है हमारा स्पेसिफिकेशन है। अगर जीप चाहिए तो हमें कौन सी जीप चाहिए, कितना चले, कितनी उसकी टैंक होने चाहिए, कितने हॉर्स पावर की होनी चाहिए, कितना कैपेसिटी बैठने वालों की होनी चाहिए, वो सब स्पेशल कंडीशन होती है। और जनरल कंडीशन में क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है आपका टेंडर को, ताकि आपको परफेक्ट प्रॉपर रेट मिले, लोएस्ट रेट मिले और आपके स्पेसिफिकेशन से के हिसाब से हो। तो उन्होंने तो बनाई होगी, क्या बनाई पता नहीं, लेकिन क्वालिफाइंग पार्टी क्या थी उसकी कैपिटल, कैपिटल उनकी 36 रुपया या ऐसी कुछ थी, मतलब इट वॉज वेरी लो कैपिटल। तो अभी उसकी कैपिटल और कैपिटल ही कंपनी की इतनी कम है तो वो कैसे बनाएगी। 2 रुपीज उसकी खुद की कैपिटल है, तो ही कैन नॉट सप्लाई। तो पता नहीं वो टेंडर कैसे पास हुआ और ऑर्डर भी प्लेस दिया, फिर ऑर्डर में कुछ 36 या 60 जैसे कुछ जीपे सप्लाई की फर्स्ट लॉट में, और वो टेस्ट में पास ही नहीं, क्योंकि हर एक मशीन का जब गवर्नमेंट मशीन के लिए टेंडर फ्लोट करे तो उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है कि भाई कितने ये प्रॉपर तो है ना, हमने जो स्पेसिफिकेशन दिया था वो है तो सही नहीं, उसके एवरेज सही है ना, वो उसका चलना भी सही है ना, ऐसे इंजन तो वो गर्म नहीं हो जाता है ना। तो वो टेस्ट में फेल हो गई, तो संसद में हंगामा हुआ कि ये कैसा हो गया, आप इसमें जांच बिठाओ। जवाहरलाल ने ब्लंटली बोल दिया नहीं मैं जांच नहीं बिठाऊंगा। तो संसद में थोड़ा शोर बकोर होगा, तो उन्होंने बोला देखो तुम्हें अगर ये इसमें जांच बिठानी है तो मैं तो बिठाने वाला नहीं हूं। अभी मेरा ये रिप्लाई है, आप चाहो तो इलेक्शन का पॉइंट बनाओ, इलेक्शन का पॉइंट बना के आप पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक न्याय करेगी और वो चलेगा, जांच बैठाएगा। पब्लिक अगर आपको जिता देगी है तो आप फिर जांच कमेटी बैठाओ। अभी उस टाइम तो विपक्ष तो करीबन 0 के बराबर ही था, या बहुत छोटा विपक्ष था, तो इनका कुछ चला नहीं। और ऐसे नेहरू ने बोल दिया कि अब जाओ, तो ये देखिए अगर आप मॉरलिस्ट है तो आप टू द पॉइंट बात कीजिए। आपका जीत का टेंडर ही फेल हुआ और आप बोलते हैं जांच कमेटी में बैठाएंगे, यह कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका है देने का? जनतंत्र में है आप कुछ भी करो, ऐसा तो बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बाद में भी मिल जाएंगे और उसके पहले तो हो गए, लेकिन उसके पहले तो वो हमारा ब्रिटिश का राज था, वो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन नेहरू अगर लॉजिकल है और जो अगर ये वो देश के हित में सोचता है या देश की सुरक्षा के बारे में पर्टिकुलर है, या ऐसे भी आप जब टेंडर फ्लोट करते हैं और फेल होता है तो यू टू एस्टेब्लिश कमेटी, जांच कमेटी बैठानी चाहिए, लेकिन बैठाएंगे उसमें। तो ये कोई जनतंत्र नहीं है। या आप अगर प्राइम मिनिस्टर मनमानी करे तो ये जनतंत्र में नहीं चल सकता, क्योंकि जनतंत्र का हेतु ही है कि वहां आपको सुधरने का चांसेस है। अगर आप सुधरना ही नहीं चाहते हैं तो आप जनतंत्रवादी है ही नहीं, आप तो बात ही नहीं करते हैं। यह कैसा तरीका है?
किया था। वैसे भी बहुत मुंद्रा स्कैंडल हुआ था। वो तो वो जाने दो। वो एक्चुअली था ना उसका दामाद नेहरू का, वो उसके बहुत खिलाफ था। अभी कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि वो फिरोज गांधी क्या था एक्चुअली। ही वॉज अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन। पर जाना है तो उसकी बात। सम पीपल जो कुछ 1.5 आरएसएस वाले होते हैं ना, वो नेहरू के साथ उसको भी गोदा मार देते हैं कि वो शराब डिस्ट्रीब्यूट करता था। और ऐसा सब ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत अच्छा था और उसको नेहरू से बनती नहीं थी। और इंदिरा गांधी हमेशा नेहरू से ही लगी रहती थी। कारण क्या, क्योंकि इसमें तो उसका चांस था ना कि वो कभी ना कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। नेहरू का भी यही इरादा था। उन्होंने बहुत सारी ब्लंडर की, तो उसको छिपाने के लिए तो उसका सक्सेसर उसकी डॉटर ही होनी चाहिए ना, वही तो छिपा सकती है। क्योंकि समाजवाद का और साम्यवाद में यही फर्क है कि समाजवाद है और साम्यवाद का भेद हमें कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन समाजवाद में क्या है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल, कि आप मुख्य व्यक्ति नहीं है, आप समाज, हमारा समाज है ना वो मुख्य व्यक्ति है। मतलब ऐसा समाजवादियों का मानता है। इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। लेकिन ये जो है समाज है, समाज के हित में अपनों का, यो इंडिविजुअल का सेक्रीफाइस करना है। साम्यवाद का क्या है, हिंसा करना। अगर हिंसा और वो क्या बोलते हैं उसको, अ, हिंसा करो और अपना ध्येय सिद्ध करने के लिए कुछ भी करो, मार भी डालो लोगों को, उनका नेचुरल राइट का भी हनन करो। ये जीने का अधिकार सबका है, प्राणी मात्र का जीने का अधिकार है, प्राणी मात्र उसको अपोज करेंगे। तो साम्यवादी लोग ऐसा नहीं होते। और दूसरा क्या है, समाजवाद में ये है कि आप है ना ट्रांसपेरेंसी रखो, मतलब कुछ भी छिपाना नहीं। हम्म। लेकिन जब समाजवादी लोग छिपाना चालू करते हैं तब तो उनका भंडा फूट जाता है कि भाई ये साम्यवाद के लक्षण उसमें आ गए हैं। तो ऐसा ही था ना कि नेहरू ने बोल दिया हम नहीं जांच बैठाएंगे, मतलब यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी तो रखनी चाहिए, कुछ सीक्रेट विक्रेट नहीं होता है हम्म। जनतंत्र में। और और हमारे इसमें समाजवाद में और साम्यवाद में दूसरा फर्क यह है, आम आदमी मर रहा है और उसको बोलने के लिए सशक्त नहीं है। तो वो अपना बचाव नहीं कर सकता, वो मर रहा है। उसकी वो जो सब सब उसका लिया जा रहा है, लेकिन उसको अधिकार है रोने का। और मैं ये दुनिया छोड़ के जाता हूँ, क्या करेंगे, क्या होगा मेरा। कुछ लोग सोचेंगे मक्खी सूर मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जाने देते हैं। और साम्यवाद में क्या है, आपको रोने का अधिकार भी नहीं है। बस आप चुपचाप चले जाओ। बस। तो समाजवाद में और साम्यवाद में यही फर्क है। इंडिविजुअल आदमी मर रहा है, लेकिन समाजवाद में क्योंकि वो अपने को जनतंत्रवादी समझता है ना, इसलिए तो समाजवाद में रोने का अधिकार है। और साम्यवाद में आप मर रहे हैं तो आपको रोने का अधिकार नहीं है। ये समझ लो, ये फर्क है। हम्म। ये मैं तो समझ फिर गया ये कि जो नेहरू है, नेहरू ने तो हाँ, समाजवाद वाला कोई काम किया ही नहीं, यानी कि नेहरू एंड उसकी पूरी फैमिली ने
इन्होंने तो साम्यवाद वाला ही काम किया है, समाजवाद का कभी काम किया नहीं है, किसी को बोलने का हक नहीं है। अरे सर, 75 साल हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम का नारा आप लगा नहीं सकते थे, इससे ऊपर आप क्या कर सकते थे? और ये खुद क्या करते थे, अभी आपने जैसे समझाया, ये जीप स्कैंडल का काम, ये आप सोच के देखिए, ये हमारी बदकिस्मती नहीं थी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारा 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर 200 सालों में वो अपने देश को बना गए और वो रिचेस्ट या कंट्री इन द वर्ल्ड बन गई। और हमारे यहाँ पर जो हमारी बदकिस्मती थी कि नेहरू जैसा करप्ट इमोरल आदमी हमारा प्रधानमंत्री बन गया और आते ही स्कैंडल या शुरू कर दिए। या यही था ना। ये एक्चुअली हम हमारे यहाँ लोग समझ नहीं पाए उनको, क्योंकि नेहरू का क्या था, वो पैसे से सुखी था। उसका स्वतंत्र के पहले उसका घर ऐसा धर्मशाला जैसा ही था। मतलब अब तो सेकंड ग्रेड के सेनानियों के लिए, स्वतंत्र सेनानियों के लिए उनका घर धर्मशाला जैसा था। मतलब आप आओ रहो पियो, आपको चाय पानी मिलेगा, सब कुछ आके यहाँ करो। इसलिए क्या था कि वो स्वतंत्र सेनानियों में पॉपुलर था, और वो चाहे गलती भी करे तो वो नजरअंदाज कर देते थे। वो कहने बोले नहीं नहीं नहीं, ये आदमी तो बहुत अच्छा है। ऐसा है ना कि आप आदमी का मुंह भोजन से बंद कर दो तो वो आपका गुलाम हो जाता है। नहीं, प्राणियों की तरह। सर एक चीज जैसे और भी है कुत्ते ना, को आप, हाँ एक और चीज भी है, जैसे चलो खाने से तो उसने पेट भर दिया और लोगों का मुंह बंद कर दिया। उस वक्त एक और या भी चीज थी, सोशल मीडिया या का जमाना नहीं था, मीडिया के मुंह पे ये ताले लगाए हुए थे, क्योंकि जो ये एक्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इसका धज्जियां तो नेहरू ने खुद लगाई हैं अपने टाइम पर। यस यस दैट, उसका उसने भरपूर लाभ लिया है। एक्चुअली हमारा भी कुछ मूर्धन्य था। मूर्धन्य हमारे गुजराती में क्या होता है, जो लेखक होता है ना, वो सब उनको मूर्धन्य बोलता है। मूर्धन्य का अर्थ है ज्ञानी लोग। अभी ज्ञानी लोगों का भी कुछ अ, है, तो क्या बोलते हैं उनको, उनका कसूर भी है। क्योंकि आपको इतनी साफ चीज क्यों नहीं दिखाई देती है? ये जो जीप स्कैंडल हुआ, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसने चीन को इतनी जमीन दान कर दी, 91,000 स्क्वायर माइल। फिर आपने कुछ किया नहीं और शपथ ले ली, बस यही बात खत्म। ये कोई तरीका है? लेकिन हमारे मूर्धन्यों ने इसके ऊपर सोच करना था और इसको जरा सच बताने का था, लेकिन वो फेल रहे। आई डोंट नो, मोस्टली तो एक्चुअली कृपलानी और ये सब लोहिया उनके खिलाफ थे। लेकिन लोहिया ने भी एक बार बोला था कि तुम जो हर रोज का 25,000 रुपया खर्च करते हो, उस जमाने में 25,000 रुपया हर रोज खर्च करना वो बहुत महंगा था। मतलब उसको उस समय इतनी सस्ताई थी कि 25,000 में तो 25 फैमिली एक साल तक खाना खा सके। तो उसने ऐसा बोला था कि देखो, हर सामान्य आदमी की एवरेज इनकम 25 पैसा है, 25 पैसे से भी कम है। तो आप इतना 25,000 और रोज का जो खर्च करते हैं, उसमें काफी चीजें मिली हुई थी। उनका ड्राइवर भी, मकान का कीमत भी, वो सब कुछ मिले जुले थे, 25,000 बनते थे। ऐसा उसने लोहिया जी ने बोला था कि ऐसा 25,000 रुपया हर रोज खर्च करते हो कितने। लेकिन अभी आप उम्र वाले उम्र वाले हो गए हैं, तो आपको तो मैं माफ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो आपके फॉलोअर्स है ना, चिरकुट, एक चिरकुट शब्द अच्छा है, वो चिरकुट भी आपके नकल करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन वहां है, ऐसा डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने बोला।
फिर उन्होंने तो जांच की कि भाई ये 25 पैसा रोज की इनकम है वो सही है या नहीं। क्या उसने ऐसे ही बोल दी तो उन्होंने थोड़ी जांच कराई तो 25 नहीं थे लेकिन 28 थे। 28 पैसे। ऐसा था इनका, नेहरू का। वो सर एक्चुअली कोई विजन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई तरीका नहीं। और हमने देखा है, बेशक वो सोनिया गांधी का टाइम हो, इंदिरा गांधी का हो, राजीव गांधी का हो, बेशक वो राहुल गांधी का हो, ये सभी का यही चीज है। ये 28 पैसे 25 पैसे नहीं, ये 28 पैसे इनकम है। यानी कि मुद्दे का जो कोर है वो 25 से 28 पैसे नहीं है। मुद्दा था कि तुम जो 25,000 रुपए रोज के बर्बाद कर रहे हो, इसके ऊपर रोक या लगनी चाहिए। और तुम्हारे चिरकुटों के जो खर्चे हैं ये भी कम होने चाहिए। उसके ऊपर या कोई भी इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई। लेकिन 25 पैसे इनकम नहीं है, वो 28 पैसे है। तुमने लोहिया जी गलत बोला है, इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी उठा दी होगी। लेकिन अपने खर्चे को कम करने के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं उठाई, ना ही जीप स्कैंडल के ऊपर कोई इंक्वायरी उठाई है। चलिए, अब ये जो वीडियो है जीप स्कैंडल वाला, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगले हाँ वीडियो जी, में दोबारा से हाँ शुरू जी, करेंगे इंदिरा गांधी का टाइम। जवाहरलाल नेहरू या को तो आपने बड़े अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगली बार हाँ, पकड़ेंगे इंदिरा गांधी के या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को। तब तक के लिए ओके। आगे चाहिए। जय श्री राम सर, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.